जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 78। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे और हमारा जो सैम्पलिंग का चैप्टर है इसमें सबसे अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सबसे अहम, जिसमें तकरीबन उसने इस पूरे चैप्टर के 80% कंसेप्ट इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर दिए हैं, वो स्टार्ट करेंगे। हम सैम्पल डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, यानी इसका मतलब है आज के लेक्चर में ये शायद कंप्लीट ना हो सके। अगर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और नहीं हो सका तो इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन, देखिए स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट जहन में रखे। पहले कंसेप्चुअल डेफिनेशन, फिर उसके बाद जो उसकी टेक्निकल वर्डिंग है उसमें कंसेप्ट क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। किसी भी एक पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन क्या होती है, आपने किसी भी एरिया, देखिए हम ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। ऑडिट में पॉपुलेशन का मतलब है जिस अकाउंट को आप वेरीफाई करने जा रहे हैं उसमें जितनी भी आइटम्स आ रही हैं वो उसकी पॉपुलेशन है। सेल्स को वेरीफाई करने जा रहे हैं, जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में है वो सेल्स की पॉपुलेशन है। डेटर्स को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं, जितने भी डेटर्स हैं 50, 100, 150, 200, वो डेटर्स की पॉपुलेशन है। फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करने जा रहे हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स है उसकी पॉपुलेशन है। इन्वेंट्री को वेरीफाई करने जा रहे हैं, जितने भी इन्वेंट्री आइटम्स हैं उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और ये एग्रीगेट होके, एग्रीगेट को हम कहते हैं पॉपुलेशन, और जो अलग अलग सिंगल यूनिट होता है, सिंगल आइटम, उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट को पॉपुलेशन कहते हैं, सिंगल आइटम को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट। और पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करने के काम को क्या कहते हैं, सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, या सैम्पलिंग भी कह लें, तकरीबन कल हमने पढ़ा है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। सिलेक्शन में और सैम्पलिंग में फ़र्क होता है। पहली चीज़ ही चैप्टर 17 में उसने क्या सिखाई हमें, सिलेक्शन में और सैम्पलिंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, 100%, स्पेसिफिक और सैम्पलिंग, ठीक है। तो वापस आते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन के ऊपर। स्ट्रैटिफिकेशन का होता है पॉपुलेशन को क्लासीफाई करना, पॉपुलेशन को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यानी एक जैसी आइटम्स को इकट्ठी एक क्लास बना देना, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत सी बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर पाकिस्तान की, वैसे तो हम ऑडिट के कंटेक्स्ट से बात करेंगे नॉर्मली, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को आपने क्लासीफाई करना है, स्ट्रैटिफाई करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं, एक प्रोविंस वाइज कर सकते हैं, एज वाइज कर सकते हैं, इनकम वाइज कर सकते हैं, जेंडर वाइज कर सकते हैं। अच्छा इसमें देखें, इनकम वाइज कर सकते हैं, जेंडर वाइज कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। एक में मॉनिटरी टर्म्स में क्लासिफिकेशन हो रही है जब मैं इनकम वाइज क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, और एक में मॉनिटरी नहीं, कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन मॉनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन बनाना। ये क्लासिफिकेशन मॉनिटरी टर्म्स में भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी में भी, लेकिन ऑडिट में ज़्यादातर हम किस बेस पे करेंगे, मॉनिटरी टर्म्स में, क्योंकि ऑडिट में हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है बड़ी बड़ी आइटम्स को इकट्ठा करना। तो वो अमाउंट की बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो बड़ी बड़ी आइटम्स इकट्ठी होंगी ना। लेकिन याद रखिएगा, हम ऑडिट में भी ज़्यादातर मॉनिटरी बेस पे करते हैं, लेकिन मॉनिटरी बेसिस के अलावा भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कल वो छोटा सा आपने टेबल देखा, उसमें उसने चेन स्टोर लैदा, रेस्टोरेंट लैदा, सुपरमार्केट लैदा, कुछ इस तरह क्लासिफिकेशन की थी, वो भी क्लासिफिकेशन ही थी, लेकिन वो मॉनिटरी बेस पे नहीं, वो टाइप ऑफ कस्टमर वाइज कह ले क्लासिफिकेशन थी। तो स्ट्रैटिफिकेशन समझ आ गया। देख एक बार डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताएं, अगर एक लफ्ज़ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। एक दफ़ा आपके साथ रीड कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। कह रहा है, इन स्ट्रैटिफिकेशन पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड मीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक कैटेगरी के अंदर जितनी भी आइटम्स आएंगी वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। हाँ, एक कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में फ़र्क होगा, ठीक है। जैसे कल हमने वो जो था क्वेश्चन टू जज़ाकल्लाह, कोई नहीं, उसमें देखें, जज़ाकल्लाह,
चेन स्टोर है, एक कैटेगरी है, एक सुपरमार्केट है, एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट ये आपस में एक दूसरे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने एक जैसी आइटम्स को, इसका मतलब स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करते हैं, एक जैसी आइटम्स को इकट्ठा कर देते हैं। एंड देन सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सेगमेंट। वाह वाह, ईच सेगमेंट को अंडरलाइन करें, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ईच सेगमेंट। क्योंकि अगर किसी एक सेगमेंट को भी छोड़ दिया ना स्ट्रैटिफिकेशन करके, आप पूरी पॉपुलेशन पे ओपिनियन नहीं दे सकते, पूरी पॉपुलेशन पे ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में ओपिनियन देने के लिए आपको हर एक में से सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर कह रहा है कि पॉपुलेशन कैन बी स्ट्रेटिफाइड बाय मॉनेटरी वैल्यूज। इसका मकसद क्या होता है, ताकि लार्ज आइटम हम उठा सकें। और अदर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे रिस्क की बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्की आइटम्स को अलग कर दिया जाए। जैसे रिसीवेबल में रिस्की आइटम कौन सी हो सकती हैं, जो जिनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या जो ओवरड्यू है। इन्वेंट्री में भी ऐसी जो ज़्यादा पुरानी है या क्रेडिट बैलेंस वाले। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल। इफ एन एरिया स्ट्रेटिफाइड आइटम आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच क्लास। दोबारा बार बार बता रहा है, बार बार, ताकि भूल ना जाए केस स्टडी में आप। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर में से? हाँ, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन के अंदर मैंने जोर दिया था कल रिस्क के ऊपर, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी हो ना, उसके लिए भी आप आइटम सेलेक्ट करते हैं। जैसे फर्ज कीजिए आपको सेल्स का एरिया दिया गया, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करनी है। सबसे पहला काम यही करते हैं। आपने क्लाइंट से कहा सर मैं देखना चाहता हूं सेल्स की ट्रांजैक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक कितने स्टेप से गुजरती है, हर स्टेप में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स बनती हैं। फिर से अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स में आप क्या क्लाइंट से कहेंगे, क्या अंडरस्टैंड करना है आपने, मुझे बताइए सेल की ट्रांजैक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक कितने फेजेस से गुजरती है, हर फेज में क्या क्या एक्टिविटी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, ये सीखना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप। अच्छा, इसके लिए मुझे बताइए, सीएफओ ने कहा नो प्रॉब्लम सर, वॉक थ्रू टेस्ट कर ले। आपने कहा ये वॉक थ्रू टेस्ट क्या भला है, वॉक थ्रू। उसने कहा सर कोई सी भी एक देखें, सेल की ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है जब कस्टमर हमें ऑर्डर देता है और एंड होती है जब वो टी अकाउंट में डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री हो जाती है। इसके दरमियान में बहुत से स्टेप्स हैं, जैसे गुड्स डिस्पैच नोट, उसके बाद सेल इनवाइस, फिर उसके बाद आगे इसकी रीचेकिंग होती है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उसने कहा सर ऐसा कीजिए, ट्रांजैक्शन के स्टार्ट में से कोई एक आइटम उठा ले। जैसे कोई एक सेल्स ऑर्डर आया ना, कोई रैंडम सेल्स ऑर्डर नंबर 7283, ये उठा लीजिए। और फिर जैसे जैसे वो सेल्स ऑर्डर जिस डिपार्टमेंट से गुजर रहा है, आप वैसे वैसे उसके साथ सैर करते जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बल्कि ये ज्यादा बेहतर एक है सीएफओ से पूछना सिस्टम क्या है, एक है सिस्टम के अंदर घुस के देखना क्या क्या। ये वॉक थ्रू टेस्ट, इसे वॉक थ्रू टेस्ट कहते हैं क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वॉक कर रहे हैं हर सेगमेंट में, हर डिपार्टमेंट में। अच्छा मुझे बताइए, क्या इससे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन होगी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी? तो आप आइटम को सेलेक्ट करते हैं इसलिए भी ताकि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो सके। लेकिन याद रखिएगा, जब हमने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती है ना, तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लें काफ़ी है, ज़्यादा, क्योंकि एक सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करके वॉक थ्रू करेंगे तो वही इंफॉर्मेशन दूसरे पे भी वही एक्टिविटीज हो रही होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर टाइप डिफरेंट हो ना, फिर दूसरा सैंपल भी उठा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कैश की सेल हो कि क्रेडिट की सेल हो, इस सूरत में कैश के लिए लैदा आइटम उठा लें और उसका वॉक थ्रू करें, क्रेडिट के लिए लैदा आइटम उठाए सेल्स ऑर्डर और उसका वॉक थ्रू कर लें। क्लियर? तो हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए भी। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, पूछते जाएं। गुड।
अच्छा, वो इनकरेक्ट रिजेक्शन और इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस और अंडरलाइंस ओवरलाइंस समझ आ गया आपको? पक्का, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस छोटा सा, उसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना आपने, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए अंडरलाइंस ओवरलाइंस किसके लिए यूज़ होती है टर्म? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए। और इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इनकरेक्ट रिजेक्शन किस लिए यूज होती है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए। अच्छा बताइए, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस सॉरी अंडर रिलायंस ज्यादा खतरनाक है कि ओवर हैं? दोनों ही गलत। ना कोई चीज अंडर ना हमने अंडर ऑडिटिंग करनी चाहिए ना ओवर ऑडिटिंग करनी चाहिए, लेकिन दोनों में से अंडर लाइंस ओवर लाइंस में से कम खतरनाक कौन से वाला है? अंडर रिलायंस। और ज्यादा खतरनाक, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल की बात करें तो कम खतरनाक कौन है? इनकरेक्ट रिजेक्शन। और ज्यादा खतरनाक कौन है? इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इसलिए ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ एक रीजन बता दूं चलते चलते, क्योंकि इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस की सूरत में आपका ओपिनियन गलत हो सकता है, इनकरेक्ट रिजेक्शन की सूरत में प्रोसीजर बढ़ते हैं, ओपिनियन पे फर्क नहीं पड़ता। इनकरेक्ट रिजेक्ट करेंगे अब, और कंट्रोल स्ट्रांग है, आप कहेंगे नहीं वीक है वीक है वीक है, तो इन पे क्या ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेंगे, ठीक है। और इनकरेक्ट एक्सेप्ट अगर रिजेक्शन कर दिया, यानी आपके ख्याल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे आप भला? ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उनको ढूंढने के लिए रिस्क ज्यादा है ना, ठीक है। लेकिन अगर इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हुआ तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, आप कहेंगे नहीं सब ठीक है सब ठीक है, एक्सेप्टेड पॉपुलेशन सब ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देने गलत हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल इस पे बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ आपको अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस और इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस रिजेक्शन में फर्क, और ये कि इन दोनों में से ज्यादा स्वेयर कौन सी है, बस। चलिए अब आगे चल आज के कंसेप्ट स्टार्ट करें। अच्छा, पहले तो हम जो असाइनमेंट दी गई थी आपको, केस स्टडी की असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट किया आपने? कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया? शाबाश, कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया? गुड। चलिए, उस असाइनमेंट में ना सिर्फ ये कि सैम्पलिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चन थे, बल्कि 15 के भी क्वेश्चन थे। क्यों? हमारी असाइनमेंट में प्रीवियस टॉपिक में से भी क्वेश्चन क्यों होते हैं? ताकि रिवीजन होती रहे। शाबाश, खुद तो आपने करनी नहीं, कि करते हैं? करते हैं, शाबाश। चलिए फिर वॉल्यूम 2 चैप्टर 15 पहला क्वेश्चन, analytical procedure an important part of the audit process and a tool which the auditor uses during the various phases of an audit required. Describe the nature and purpose of analytical procedures used during an audit. Nature क्या है? Nature क्या है? Examples कौन कौन सी? Comparison और plausible relationship की। और uses क्या हैं? 3, रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ओवरऑल रिव्यू। और ये चैप्टर 15 कौन से वाले दो टाइप्स को डिस्कस करता है? सब्सटेंटिव को और ओवरऑल रिव्यू। रिस्क असेसमेंट का क्यों नहीं डिस्कस करता? चैप्टर 11 में है। शाबाश। सेकंड, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, while performing analytical procedure as substantive procedures। कौन से फैक्टर्स? वही 4। क्या सिर्फ लिस्ट लिख देंगे कि हेडिंग लिख देंगे कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब, थोड़ा थोड़ा। लिस्ट होता, आइडेंटिफाई होता, स्टेट होता, ये 3 वर्ड, तो फिर हम सिर्फ हेडिंग लिख के निपटा देते, मार्क्स को भी देखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कि उसने डिस्क्राइब का वर्ड यूज किया है, तो वो चाह रहा है हमसे कि हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। तो एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने में कोई बुराई तो नहीं है ना? कर देंगे ना? नहीं, सारे चारों पॉइंट्स कवर करेंगे, 4 हेडिंग है, लेकिन हर हेडिंग में थोड़ा थोड़ा लिखना है। चारों हेडिंग्स लेके हर हेडिंग में एक एक 2-2 लाइन लिख दे, काफी है, और इतना लिखा जा सकता है। Third, describe the objective which an auditor expects to achieve while applying analytical procedure at the overall review stage of audit. Overall review stage of audit किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? क्या मकसद है?
देखने के लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, और एक और भी था, ये दो पर्पस थे, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कॉर्पोरेट कंक्लूजन ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये दो मकसद होते हैं ओवरऑल रिव्यू में। और अगर कभी ओवरऑल रिव्यू स्टेज पे कोई ऐसा रेस सामने आ जाए जो शुरू में सामने नहीं आया था, तो उसको जाने दें। क्या मैं दोबारा ऑडिट खुल जाएगा? अभी तो खत्म होने जा रहा था ऑडिट, दोबारा सारा नहीं होगा, जो नया रिस्क आया सिर्फ वही। शाबाश, ये 3 क्लियर। अच्छा, सेकंड को जरा गौर से एक दफा पढ़ ले, जहन नशीन कर लें। अगले क्वेश्चन में मैंने आपको रिकॉल करवाना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है? पढ़ लिया एक दफा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे एन ऑडिटर हैज टू रिलाई ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ डाटा व्हाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। Reliability of data is influenced by a number of factors. List out main factors with examples. With reliability of data is influenced by number of reliability of data is influenced. External evidence is more reliable than internal evidence. Original evidence is more reliable than photocopy. Documentary ये भी तो reliability है, वो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस है, ये रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर है। दोनों में फर्क है, वो लिखेंगे तो गलत होगा। यहाँ पे कौन सी लिखनी है एग्जांपल्स? कंट्रोल्स वाले दो तो तकरीबन वही है, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड। तो एक एक एग्जांपल भी लिखी हुई है क्या? एग्जांपल लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? 2 की लिखी हुई है, तो वो बाकी 2 की तो उधर से आ जाएगी। किधर से? चैप्टर 3 से, ठीक है? अगर पूछे, ठीक है? क्योंकि 2 मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट्स वही हैं, ठीक है? बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, कुछ मिलता जुलता है, कुछ फर्क है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, भाई इसका आंसर पता चल गया। अब आपसे एक बड़ा सवाल पूछने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 था, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, उसमें उसने सारे फैक्टर्स पूछे थे, इसमें उसने किसी एक फैक्टर की पॉइंट पूछ लें। अच्छा, मुझे बताइए, रिसेंट आई कैप का पहले तो मिक्स होता था, अब रिसेंटली नॉर्मली आई कैप का ट्रेंड क्या है? वो पूरा कंसेप्ट पूछता है कि उस किसी एक कंसेप्ट में जो सबसे मुश्किल छोटा पार्ट होता है, वो सबसे मुश्किल छोटा पार्ट जो होता है वो पूछता है। कभी कभार आसान भी पूछ लेता है, लेकिन याद रखें अब वो माइक्रो लेवल पे टेस्टिंग कर रहा है, मैक्रो लेवल पे नहीं कर रहा। किस लेवल पे कर रहा है? माइक्रो लेवल पे, ठीक है? इसीलिए आपने किसी भी कंसेप्ट को ये ना समझिए कि ये छोटा सा हिस्सा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको सारा ये इसलिए ताकि सिलेक्टिव स्टडी डिस्करेज हो। जितना माइक्रो लेवल पे ज़्यादा टेस्टिंग होती है, उतना ही सिलेक्टिव स्टडी डिस्करेज होती है। 2 क्लियर जी? नेक्स्ट, अब ये चैप्टर 17 आ गया हमारा ऑनगोइंग चैप्टर्स। Describe the circumstances in which an auditor may decide to examine entire population of items that make up an account balance. नहीं, ये तो ऑडिटर कभी भी नहीं करता। करता है? नहीं, हमने तो बड़ा ऑडिटर सैंपल बेस में काम करता है। अच्छा, इक्का दुक्का एरियाज में, 2-4 एरियाज में वो 100% भी कर लेता है। शाबाश भाई। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें वो सारी पॉपुलेशन को टेस्ट कर लेता है? कौन सी सिचुएशन है? बता देना, बता दे यार, ऐसे ना कर, तेरी मेहरबानी। हमारा ऑडिट रुका पड़ा है यार, डेडलाइन करीब है, आप बताएंगे तो हमारा ऑडिट आगे चलेगा। यार मेरा भाई बताएगा, शाबाश। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज। हो गया ऑडिट। याद करके आए हैं। आखिरी महीने, आपको ये चीज़ पता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आखिरी महीने में रिवाइज नहीं होता, ये पता है? अब मैं आगे फर्दर डिस्कशन नहीं इस बात के ऊपर करना, ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। माननी हो तो बात मेरी मान लें। क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आखिरी महीने रिवाइज नहीं होता, क्योंकि उसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आखिरी महीने पीस ऑफ माइंड नहीं होता स्टूडेंट के पास। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, पेंडिंग चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसी महीने में रिवाइज कर लें
रिवाइज करना दूर की बात है, आप तो रोज का रोज याद भी नहीं कर रहे मेरे भाई। क्यों नहीं कर रहे जी, आप बताइए। पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस, शाबाश। वो हेट्रोजेनियस वाला कौन था साइंसदान इधर कल बैठा था, छोटे और हाँ हाँ ठीक है, नॉट होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, मैंने कभी नहीं इससे पहले सुना हेट्रोजेनियस, नॉट होमोजेनियस मुझे आसान लगता है। नहीं नहीं ठीक है, मैंने गलत नहीं कहा, बस थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज थी। और व्हेन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव किस वजह से होगा? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, शाबाश ठीक है। स्मॉल, एक और भी था रिस्क वाली बात, सिग्निफिकेंट रिस्क विच कैन नॉट बी रिड्यूस। अच्छा मुझे बताइए, हर एक के साथ एग्जांपल दी थी मैंने, कोई एक एग्जांपल बता दें। शेयर कैपिटल वाली एग्जांपल चले, वो किस एरिया में थे? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज मैन, शाबाश। वन क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, अच्छा इस क्वेश्चन के ये नहीं हुआ था, इसका एक पार्ट हुआ था, एक पार्ट नहीं हुआ था। इसकी रिक्वायरमेंट में ट्विस्ट है, कह रहा है डिस्क्राइब द ऑर्डर स्ट्रेटजी दैट यू वुड फॉलो फॉर सेलेक्टिंग द डेटर्स फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। एक तो सेलेक्टिंग को अंडरलाइन करें, इससे तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि वो पूछ रहा है सिलेक्शन कैसे करोगे, और सिलेक्शन कल हमने डिस्कस कर ली थी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक और लफ्ज को भी अंडरलाइन करना है, बैलेंस कंफर्मेशन को। क्या बैलेंस कंफर्मेशन को? वो कह रहा है मुझे स्ट्रेटजी बताओ, सिलेक्शन की भी बैलेंस कंफर्मेशन की भी। किसकी स्ट्रेटजी बताओ? सिलेक्शन की भी बैलेंस का, दोनों अल्फाज यूज किए हैं, दोनों अल्फाज यूज किए हैं। तो क्या सिलेक्शन में क्या स्ट्रेटजी होती है हमारी, किन आइटम को सिलेक्ट करना है, किन को नहीं करना, जिनको करना है कैसे करना है। और कंफर्मेशन में क्या स्ट्रेटजी होती है? पॉजिटिव कंफर्मेशन के नेगेटिव कंफर्मेशन। कैसे पता चला हमें कंफर्मेशन वाले को डिस्कस करना है? कैसे पता चला? नंबर 1 कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट में लफ्ज आ गया, ऐसे नहीं कहा रिक्वायरमेंट सबसे अहम है। किताब के 300 सफ़े वॉल्यूम 2 भी मिला ले, ये 600 सफ़ा एक साइड पे, और जो 6 सफ़े का पेपर आएगा वो एक साइड पे। वो 6 सफ़े का पेपर ज़्यादा अहम है। उस 6 सफ़े के पेपर में भी वो जो 20 लाइंस रिक्वायरमेंट वाली है ना, हर क्वेश्चन की एक दो, वो ज़्यादा अहम है। उसको पढ़ने में, उसको समझने में गलती नहीं करनी, उसको पढ़ने में वो एक एक लफ्ज़ आपका इंतहाई कीमती है, इंतहाई अहम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर एग्जाम में आ गया, वैसे पूरा क्वेश्चन ही अहम है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी सबसे अहम चीज़ क्या है? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, यहां से ऊपर से लेके यहां तक आपके 1-2 नंबर डिडक्ट होंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। पास फेल का डिसीजन चेंज नहीं होगा, मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, पास फेल का डिसीजन चेंज नहीं होगा। इस वाली 2 लाइंस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, तो ये बड़ी गलती है, इसमें पास फेल का डिसीजन चेंज होता है। तो इसीलिए कंफर्मेशन को अंडरलाइन करें। क्या कंफर्मेशन के लफ्ज से आपका स्केप्टिसिज्म अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए? किसे कंफर्म। और फिर इसके अलावा भी मजीद उसने जो बात लिखी है, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज लो एंड कंट्रोल्स हैव बीन टेस्टेड। ये कहाँ पे? ये कंफर्मेशन की एक कंडीशन है। यहाँ पे क्यों लिख रहा है? यहाँ पे क्यों लिख रहा है? ये सोचे ना, क्यों लिख रहा है? तो क्या एग्री करते हैं इसमें, इस केस स्टडी में सिलेक्शन के बारे में भी पूछ रहा है आइटम, और कंफर्मेशन के बारे में पूछ, एग्री करते हैं कि नहीं करते? शाबाश, ठीक है। तो पूरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा बताइए फिर सिलेक्शन में तो कल हमने डिस्कस कर लिया था, चेन स्टोर में क्या करें? इस कैटेगरी में ये स्ट्रेटिफिकेशन है, सबको सेलेक्ट कर ले। क्यों? स्मॉल नंबर। क्रेडिट बैलेंस में ये रिस्क है, ये मटेरियलिटी की वजह से, ये रिस्क की वजह से। और सुपरमार्केट रेस्टोरेंट सैम्पलिंग, सुपरमार्केट में भी और रेस्टोरेंट में भी। सुपरमार्केट में सैम्पलिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था जजमेंट की बेस पे भी आपने डिसीजन करना होता है। कुछ आइटम्स पे आप क्लियर जजमेंट ले लेंगे, ये
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस है क्लियर जजमेंट, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस क्लियर जजमेंट। यहां पे आके डाउट होता है तो आप अपनी जजमेंट की बेस पर डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा कि आप एज्यूम कर रहे हैं ये लार्ज ट्रांजैक्शन है इसलिए इसमें सैंपल कर रहे हैं, या ये स्मॉल ट्रांजैक्शन है मतलब अ फ्यू ट्रांजैक्शन है इसलिए आप सब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक और कंसेप्ट मैंने बताया नहीं, आई कैप ने केस स्टडी में टेस्ट किया हुआ। सुपरमार्केट में से सैंपल सेलेक्ट करना है, रेस्टोरेंट में सैंपल सेलेक्ट करना है, इसीलिए हमें दोनों को इकट्ठा करके 530 बना के ना उसमें से सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। हर कैटेगरी लहदा पक्की बात है, यस पक्की बात है। ठीक है, इनको लहदा क्योंकि दोनों लहदा है। उसने केस स्टडी में क्या किया, उसने कहा एक है सेल्स, एक है सेल्स रिटर्न। इनकम स्टेटमेंट पे तो नेट होके जाते हैं, इसलिए मैंने सेल्स को सेल रिटर्न के साथ मिला के नेट में से सैंपल उठाया। सही किया? नहीं किया सही। लहदा सेल्स का, सेल्स लहदा एरिया है, सेल्स रिटर्न लहदा एरिया, उसका सैंपल लहदा होना है, उसका सैंपल लहदा, इकट्ठा करके नहीं उठाना। हम तो सेल्स की सर्टिफिकेशन करने चले होते हैं, उन्होंने सेल्स को सेल रिटर्न के साथ मिला दिया, तो ये गलत है। हर सर्टिफिकेशन में से, हर क्लास में से लहदा सैंपल उठाना है। अब चलते हैं कंफर्मेशन की तरफ। चेन स्टोर में पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव? लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव, क्यों? रिस्क है, रिस्क हाई है। ठीक है, और रेस्टोरेंट में नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट, क्यों भला? लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस है प्लस रिस्क भी लो है, और आगे फिर दो अजम्पशन भी लिख दें। सुपरमार्केट में आपकी जजमेंट है कि आप इसको स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस के साथ मिलाते हैं या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा दरमियानी। ठीक है, इसमें आप बहरहाल आर्गूमेंट लिख के कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस भी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल। एक आधी सर्टिफिकेशन ऐसी आया करती है जो इन बिटवीन होती है। ठीक है, उसमें आपने अपनी जजमेंट की बेस पे डिसीजन करना होता है। क्लियर जी? जी जी। सर ये जो क्रेडिट बैलेंसेस है सर, उसमें वो रिस्क वाले फैक्टर तो 100% सिलेक्शन में भी है और स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में भी है। रिस्क वाला, हाँ जी बिल्कुल। तो सर यहाँ पे तो हम स्पेसिफिक वाला यूज करें। अगर आपको लगता है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो आप इसमें क्रेडिट बैलेंस में सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 3 आइटम्स हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे 30 आइटम होती तो प्रोबेबली मैं सारी आइटम को सिलेक्शन ज़रूर करता क्योंकि रिस्की है, लेकिन उस सूरत में मैं सबको नहीं बल्कि इसमें से जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेता। जी ओवरऑल रिस्क कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिस्क 0 है। रिस्क अभी भी मौजूद है, नजर आ रहा है आपको, इसमें मौजूद है। क्रेडिट बैलेंस है, शायद उसमें ओवरड्यू डेटर्स नहीं है, इस वजह से उसने कह दिया कि ओवरऑल रिस्क कम है, बल्कि उसने कह दिया देयर आर नो ओवरड्यू। ठीक है, इस वजह से उसने रिस्क, लेकिन रिस्क कम होने का ये मतलब नहीं रिस्क 0 है। क्या अगर किसी एरिया में रिस्क कम हो तो हम उसमें प्रोसीजर परफॉर्म ना करें? भी करना। क्लियर जी? इसमें तो इसमें सबसे अहम चीज हमने क्या सीखी कि सिलेक्शन भी करनी है, कंफर्मेशन का डिसीजन भी करना है। सबसे अहम चीज ये सीखी है। क्वेश्चन 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ISA 530 order sampling and other means of testing, क्या हमारे लिए ISA के नंबर याद करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, लेकिन एहतियातन मैंने आपको स्टार्ट में लिख दिया, मैं बुक के स्टार्ट में है ना कहीं पे, हाँ वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में, हाँ तो फारग और टाइम में मैंने कहा था आपके कभी चाय शाय पीते हुए, आज चाय पीनी और साथ में ये नंबर भी देख लीजिएगा। याद करने लाजमी नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज भी ना हो ना, आपको पता होना चाहिए जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर होते हैं उस तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के भी नंबर होते हैं, बल्कि अकाउंटिंग के छोटे होते हैं, IAS 2, IAS 7, IAS, इसके क्या होते हैं 200, 300, 500। कैन एक्सप्लेन एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ टर्म सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क की डेफिनेशन देनी है। दैट आइटम्स कंक्लूजन माइट बी डिफरेंट, आइटम कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल might be different if entire population would have been tested. और नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? फॉर एनी अदर रीजन।
मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस की वजह से, पुअर प्लानिंग की वजह से, इनएक्सपीरियंस स्टाफ की वजह से, ठीक है ये सब। अच्छा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क की एग्जांपल्स तो आपने बता दी, ये सैम्पलिंग रिस्क की कौन सी एग्जांपल्स हैं? हाँ जी, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस और ओवर रिलायंस और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क में आप हेडिंग बना सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, फिर एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, यही एग्जांपल है। कोई प्रॉब्लम इनमें? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। अब इसको करते हैं क्लोज और अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब हमने कंफर्मेशन का चैप्टर सीखा, कंफर्मेशन का चैप्टर सीखा हमने, तो उसमें क्या हमने ये चीज सीखी कि जब कभी हम डिसाइड करेंगे कंफर्मेशन सेंड करनी है तो स्टेप वाइज कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। याद है आपको? जरा बताइए कौन कौन से प्रोसीजर्स थे, कौन कौन से प्रोसीजर थे? सबसे पहले टाइमिंग, फिर इंफॉर्मेशन, फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव टाइप, उसके बाद सिलेक्शन, ठीक है, और ऑथराइजेशन, शाबाश, फिर समरी बनानी है, बेहतरीन बेहतरीन। जिस तरह कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले उसके कुछ, उसको हमने स्टेप्स में, जो कंफर्मेशन का पूरा प्रोसीजर है उसको डिफरेंट स्टेप्स में लिस्ट डाउन किया और हर एक स्टेप के बारे में लैला पढ़ा, और जब सारे स्टेप्स पूरे हो गए तो कंफर्मेशन का चैप्टर भी पूरा ऐसे ही था ना। आखिरी कंसेप्ट वही था जिसमें समरी बनाई थी। हाँ, बाद में वो इन्फॉर्मेशन भी याद, लेकिन वो पहले ही आपको मैं याद कह चुका था कि आपने याद करने पड़ा। उसी तरह जब हम सैम्पलिंग परफॉर्म करने जा रहे होते हैं ना, तो सैम्पलिंग पर जैसे कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना है, सारे स्टेप्स को लिस्ट डाउन करते हैं पहले, उसी तरह सैम्पलिंग को परफॉर्म करना है, सारे स्टेप्स को लिस्ट डाउन करना है। एक एक के सारे स्टेप्स पढ़ते जाएंगे, जब आखिरी स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्रोसीजर कंप्लीट। अब पहले आपको सैम्पलिंग के सारे प्रोसीजर वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, फिर इसके बाद इनमें से हर एक प्रोसीजर को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? पहला कंसेप्ट, सैम्पलिंग जब हम परफॉर्म करते हैं उसके 4 बड़े स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स? 4 बड़े स्टेप्स। सैंपल डिजाइन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, प्रोजेक्शन, वैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। कौन कौन से? सैंपल डिजाइन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, प्रोजेक्शन, रिजल्ट, वैल्यूएशन। ये तो आपको पहले ही पता है ना कि जब कभी सैम्पलिंग करते हैं प्रोजेक्शन जरूर करते हैं। तो कंफर्मेशन में बता दिया था आपको, याद है कि जब कभी सैम्पलिंग करेंगे प्रोजेक्शन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सैंपल डिजाइन में हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, इन शॉर्ट किन आइटम्स, कौन सा सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है। सैंपल डिजाइन में क्या करते हैं? सैंपल, कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं, रूल्स, और सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल डिजाइन में क्या करते हैं? सैंपलिंग के कुछ रूल्स डिटरमिन करते हैं और सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम उस सैंपल पे प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। वो डिपेंड करता है, इनकम का एरिया है तो उसके प्रोसीजर कुछ और होंगे, एक्सपेंस का एरिया है तो प्रोसीजर कुछ और होंगे, लेकिन जो भी एरिया उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1 सैंपल डिजाइन में क्या करना है? रूल्स डिसाइड करने हैं, कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उस सैंपल पे। फिर उस प्रोसीजर में कुछ हमें चीजें ठीक नजर आएंगी ज्यादातर, और कुछ मसले मसाइल नजर आएंगे। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या करना है?
जो मिस स्टेटमेंट वगैरह सामने आई हैं उनकी प्रोजेक्शन करनी है, प्रोजेक्शन करने हैं। प्रोसीजर परफॉर्म किया, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन करना है, और प्रोजेक्शन करने के बाद क्या करना है, रिजल्ट्स वैल्यूएट करना है। ठीक है जी। यस सर। तो ये हमारे 4 बड़े स्टेप्स हैं, सैंपल डिजाइन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स ऑन सैंपल, प्रोजेक्शन और इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। आज हम जिस स्टेप को कवर करेंगे वो है सैंपल डिजाइन। ये कल के लेक्चर में कवर करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज इतना भी हो गया तो बहुत है। सैंपल डिजाइन, सैंपल डिजाइन में क्या करते हैं हम, रूल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सैंपलिंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है ऑडिट की। सैंपलिंग क्या है, टेक्निक है ऑडिट की। इसके हो सकता है कुछ कंसेप्ट्स डिफरेंट हो नॉर्मल ऑडिट से। सैंपलिंग क्या है, स्पेशलाइज्ड टेक्निक है ऑडिट की, इसके कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्म्स हो सकता है नॉर्मल ऑडिट से डिफरेंट हो। जैसे नॉर्मल ऑडिट में एक लफ्ज होता है मटेरियल, सैंपलिंग में यूज नहीं होता। सैंपलिंग में यूज, इसकी बजाय कोई और लफ्ज होता है जो इसका अल्टरनेट है, वो यूज होता है। इसी तरह नॉर्मल ऑडिट में कंसेप्ट होता है स्कोप लिमिटेशन। सैंपलिंग में, पूरी सैंपलिंग में आपको स्कोप लिमिटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर रहे हैं दो बातें। क्या फर्क बता रहा है आपको, पहला नोट ही नहीं किया मेरे भाई ने। सैंपलिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, कुछ कंसेप्ट इसके हो सकता है नॉर्मल ऑडिट से डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, सैंपलिंग में लफ्ज मटेरियल यूज नहीं होगा। नंबर 2, सैंपलिंग में लफ्ज स्कोप लिमिटेशन यूज नहीं होगा। इसकी एक रीजन है, इसलिए कि नॉर्मल ऑडिट में या सैंपलिंग के अलावा जितनी भी आप केस स्टडी नॉर्मली करते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उनमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछ लिया करता है। सैंपलिंग में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछेगा। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछेगा तो मटेरियलिटी किसका नहीं, और फिर स्कोप लिमिटेशन डिसाइड करना भी जरूरी नहीं। इसका मतलब है सैंपलिंग हमें, सैंपलिंग में आप उसने क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन डिस्कस नहीं किया होगा। सैंपलिंग में वो सिर्फ प्रोसीजर्स की हद तक रहता है, मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट की तरफ नहीं जाता। ठीक है, ये 2-3 चीजें ज़हन में रख लें, आगे चल के कुछ कंसेप्ट्स में काम आएंगी। तो अब तैयार है सैंपलिंग के कंसेप्ट सीखने के लिए, लेकिन जहन में रखिएगा सैंपलिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, इक्का दुक्का इसके कंसेप्ट नॉर्मल ऑडिट से डिफरेंट है। जैसे मटेरियलिटी की बात की हमने, जैसे स्कोप लिमिटेशन की बात की हमने, जैसे ओपिनियन की बात की हमने, मॉडिफाइड ओपिनियन इसमें नहीं डिस्कस होता। सैंपलिंग में पहला और अहम कंसेप्ट, सैंपलिंग किन प्रोसीजर के लिए परफॉर्म की जाती है? रिस्क असेसमेंट में सैंपलिंग होती है क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी सैंपलिंग होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल में, लेकिन हमने अपने स्टेप्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि अगर कोई स्टेप टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है वो भी डिस्कस हो जाए, कोई टेस्ट ऑफ डिटेल है वो भी डिस्कस हो जाए, यानी एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच हमने बना दिया। इसमें हो सकता है क्योंकि एक कंसेप्ट ऐसे आए जिसमें मैं कहूं कि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अप्लाई होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल में नहीं होगा, या दूसरा कंसेप्ट मैं आपसे कह दूं ये टेस्ट ऑफ डिटेल में होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, वो आप, क्योंकि एक तरीका ये था टेस्ट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल अलग था, टेस्ट ऑफ डिटेल बिल्कुल अलग था, वो डबल काम हो जाता। उसके बजाय हमने क्या किया है, एक ही कंप्रीहेंसिव अप्रोच बता दिया, जहां पे कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए रेलिवेंट या इरेलीवेंट होगा, जहां पे कॉमन चीजें होंगी वो तो हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जहां पे फर्क आएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल का आपको बता दूंगा। तो पहला कंसेप्ट क्या सीखा, टेस्ट ऑफ सैंपलिंग किन प्रोसीजर्स पे परफॉर्म होती है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल।
4 प्रोसीजर टोटल आर्टिकल पढ़ा था, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में 2 टाइप्स, एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल। तो सैम्पलिंग होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। अच्छा, पहली चीज सबसे पहले सैंपल डिजाइन में आपने डिसाइड करना है, डिटरमिन डिसाइड कर क्या, सैम्पलिंग का पर्पस क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका पर्पस बताएगा कि पॉपुलेशन क्या है। जैसे अगर पर्पस टेस्ट ऑफ डिटेल है तो पॉपुलेशन कुछ और होती है, पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है पॉपुलेशन कुछ और होगी। अगर पर्पस टेस्ट ऑफ डिटेल है तो पॉपुलेशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स रिकॉर्ड होती हैं, उनमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर पर्पस हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करना है कि क्या जो गुड डिस्पैच नोट है उसको रीचेक किया जाता है कि नहीं, इंश्योर करने के लिए कि सही चीज़ें कस्टमर ऑर्डर के मुताबिक सही चीज़ें डिस्पैच हो रही हों, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट को सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि कस्टमर के ऑर्डर और गुड डिस्पैच नोट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस, अब सबसे पहले पर्पस डिसाइड करना क्या है। पर्पस क्या हो सकता है, यहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल। और ये डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पर्पस को सामने रख के हम फैसला करते हैं पॉपुलेशन क्या होगी। जैसे एक और एग्जांपल सुन लीजिए, अगर पर्पस ओवर स्टेटमेंट है पॉपुलेशन कुछ और होगी। अगर पर्पस अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है पॉपुलेशन कुछ और। अगर आप कंप्लीटनेस को चेक करना चाहते हैं तो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, हमारी पॉपुलेशन होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और अगर हम अकरेंस को चेक करना चाहते हैं तो टी काउंट में से। तो ये बात एग्री करते हैं पहले चीज कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले नंबर पे सैम्पलिंग में क्या करना है, पर्पस डिसाइड करना है, पूछना है क्या मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं टेस्ट ऑफ डिटेल। एक केस स्टडी में उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल की केस स्टडी रखी सामने, स्टूडेंट टेस्ट ऑफ डिटेल की समझ के सॉल्व कर रहा है। उसने कहा पर्पस ही नहीं पता, पहला स्टेप भी गलत कर दिया आपने, बाकी आगे आपने क्या करना। सबसे पहले क्या करना है हमने, पर्पस किस लिए जरूरी है, ताकि डिसाइड कर लें हमने पॉपुलेशन कौन सी ऐसी है जिस सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। वो याद है आपको, एक वो सारा वाली केस स्टडी थी किड कॉरपोरेशन वाली, जिसमें उसने कहा था कि हमने टेस्ट करना है पिछले साल के निस्बत इस साल जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो आधा हो गया है, और उसने सैंपल उठाया था रिकॉर्डेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का। तो क्या उसकी पॉपुलेशन ठीक थी? अगर पिछले साल की निस्बत इस साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आधा हो गया हो तो कौन सी असर्शन में रिस्क है, अक्रस में के कंप्लीटनेस में? कंप्लीटनेस के लिए रेलिवेंट पॉपुलेशन कौन सी होनी है, रिकॉर्डेड के स्पोर्टिंग। लेकिन उस केस स्टडी में उसने क्या सैंपल उठाया था, रिकॉर्डेड वाला, याद है? कोई इस तरह की केस स्टडी थी एक, ठीक है, 2 केस स्टडी थे, ठीक है, एक ये थी एडवर्टाइजमेंट वाली, एक और भी थी कंप्लीटनेस, वो टेस्ट में क्वेश्चन था। तो पर्पस हमारा डिसाइड करेगा पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। उस लिहाज से पॉपुलेशन देखते हैं, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, सैंपल सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? पॉपुलेशन डिसाइड हो गई, क्या है पर्पस डिसाइड हो गया। पर्पस क्या हो सकता है हमारा, यहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिटेल है तो हमारा पॉपुलेशन होगी रिकॉर्डेड अमाउंट, नॉर्मली अमाउंट्स, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो तो क्लाइंट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट, डिफाइन करना है हमने क्या डेविएशन होगी चीज, क्या मिसस्टेटमेंट होगी। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने डिफाइन करना है क्या डेविएशन होगी, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए वर्ड यूज है हो रहा है डेविएशन, और टेस्ट ऑफ डिटेल अगर परफॉर्म कर रहे हैं मिसस्टेटमेंट। डेविएशन का मतलब डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल या वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, एक ही चीज के 3 नाम, मैं शायद पहले किसी लेक्चर में बताया था, डेफिशिएंसी, डेविएशन और वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल।
ठीक है जी। तो ये अच्छा, अब स्टूडेंट कहने लगा सर बस आगे चलें, इसको मजीद डिस्कस ना करें। मैंने पूछा क्यों? मैंने कहा सर ये तो पता है हमें क्या चीज़ मिस स्टेटमेंट है, क्या चीज़ मिस स्टेटमेंट नहीं है, पता है चैप्टर 4 की केस स्टडी कर करके थक गए हम, अभी भी नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ मिस स्टेटमेंट है क्या नहीं है, पहचान लेंगे हम, बेफिक्र रहें। नहीं, स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क हो। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ, आपने डिसाइड करना है कि इसमें मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। एज्यूम करना है आपने कि हम टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहली एग्जाम्पल, हमने सैंपल सेलेक्ट किया टेस्ट ऑफ डिटेल में, कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, पता चला कि हमने गुड सेंड कर दी हैं, क्लाइंट ने भी, कंफर्मिंग पार्टी ने भी रिसीव नहीं की, इस वजह से फ़र्क आ गया, टाइमिंग डिफरेंस इसे कहते हैं। मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? पक्का नहीं है, शाबाश, 3 में से 1 सवाल सही। दूसरा सवाल, अब ये मुश्किल होता जाएगा, ये तो आसान था। दूसरा सवाल, मिस्टर ए से कैश रिसीव किया और एंट्री रिकॉर्ड कर दी कैश डेबिट, मिस्टर बी क्रेडिट, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? बस फाइनल हो गया। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मिस स्टेटमेंट है, कितनों का ख्याल है नहीं है? नहीं भाईजान, इसमें आप हार गए, ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो मिस क्लासिफिकेशन में मिस स्टेटमेंट होती है, नहीं होती क्या? करंट एसेट्स को फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट को करंट में लगा नहीं है। बैंक लोन जो था लॉन्ग टर्म लोन था, डेट कोविनेंट की वायलेशन की, करंट में क्लासीफाई करना चाहिए, नहीं किया तो क्लासिफिकेशन मिस स्टेटमेंट है। लेकिन इस केस में तो क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट भी नहीं है। अब हो हैरान आप कि कैसे नहीं है, ए से पैसे लेके बी में रिकॉर्ड के, इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटर्स अलग-अलग रिपोर्ट नहीं होते, इकट्ठे होते हैं। वो तो सेम रहेगा, टोटल डेटर्स तो सेम रहेगा, तो इसीलिए कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर हुई है बात? मजे की एग्जांपल दी ना। अच्छा, 3 एग्जांपल कहा था, एक में आपने जवाब ठीक बताया, मिस स्टेटमेंट है, दूसरे गलत, तीसरा फाइनल राउंड। अच्छा, इसमें लेकिन ना कमेंट्री में, स्टैंडर्ड में एक उसने बात लिखी हुई है, ए से पैसे वसूल करके बी में रिकॉर्ड कर लिए ना, यह नॉर्मली मिस स्टेटमेंट नहीं होती। लेकिन अगर बी आपका ऐसा डेटर है जो ओवरड्यू है, उस सूरत में मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों भला? क्योंकि अब वो बैड डेट प्रोविजन रिकॉर्ड करनी थी, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी। वो मिस क्लासिफिकेशन की वजह से मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, प्रोविजन की वजह से होगी। ये एग्जांपल समझ आई? एग्जांपल। अच्छा, अब आगे चले, तीसरी चीज, तीसरी एग्जांपल। पहले मैंने कहा टाइमिंग डिफरेंस, आपने कहा मिस स्टेटमेंट नहीं। फिर मैंने कहा मिस क्लासिफिकेशन, ए से रिसीव किए और बी में क्रेडिट कर, आपने कहा है वो भी नहीं थी। तीसरा केस, हमने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, हमने कहा नो प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव प्रोसीजर कर सकते हैं। हमने क्लाइंट से कहा इस डेटर की जरा सेल इनवाइस तो दिखाओ, उसने कहा सर सेल इनवाइस मौजूद नहीं है। हमने कहा अच्छा, अगर कोई चेक लिया दिया है, कैश का रिकॉर्ड है, वो दिखाओ। उसने कहा सर चेक भी वेस्ट हो गए। मैंने कहा भाई ये तो अब हो गई, अब सैम्पलिंग कर रहा था मैं कहा भाई ये तो सीधी सीधी स्कोप लिमिटेशन हो गई, स्कोप लिमिटेशन हो गई। कितने स्टूडेंट का है स्कोप लिमिटेशन हो गई? नहीं, नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन हो जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन सैम्पलिंग का हो तो आपने जितने भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपने उसे स्कोप लिमिटेशन में नहीं लेके जाना। पूरी सैम्पलिंग में ना लफ्ज मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ना स्कोप लिमिटेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ अगर रिकॉर्ड वगैरह अवेलेबल ना हो, नॉर्मल ऑडिट कर रहे होते हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन है। अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है। फिर क्या है? अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो तो इसे कहेंगे डेविएशन,
और टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हो तो इसे कहेंगे मिस स्टेटमेंट, है ना अजीब बात जी। लेकिन सैम्पलिंग में स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, इसके अपने रूल है, और ये इस वजह से है कि इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट थोड़ी बताना है। अगर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना होता ना तो मिस स्टेटमेंट को लैदा करते, स्कोप लिमिटेशन को लैदा करते। इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट तो बताने नहीं सैम्पलिंग के ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर्स की बात करनी होती है। ये आखिरी जब कंसेप्ट आएगा ना रिजल्ट वैल्यूएशन, उसमें भी आप देखेंगे कि जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी गड़बड़ हो जाए, बड़ी से बड़ी तबाही फिर जाए, सैम्पलिंग में वो ये कभी नहीं कहेगा क्वालिफाइड ओपिनियन दो, वो कहेगा प्रोसीजर को बढ़ाओ, प्रोसीजर को बढ़ाओ। भाई ये बात समझ आए? तो अब मुझे बताइए, क्या इसमें मिस स्टेटमेंट और डेविएशन का कंसेप्ट सैम्पलिंग में वही है जो नॉर्मल ऑडिट में है? थोड़ा सा डिफरेंट, इसीलिए तो सिखाया आपको। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? डिटरमिन करना है पर्पस एंड पॉपुलेशन। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? डेविएशन के मिस स्टेटमेंट्स है। स्टेप नंबर 3 में मेक असेसमेंट ऑफ टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आर मिस स्टेटमेंट। किसकी असेसमेंट करनी है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आर मिस स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताइए, दोनों चीजें असेस करनी हैं, पहले कौन सी असेस करें? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन के टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट? पहली चीज टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है, रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं है। रेट का लफ्ज कंट्रोल के लिए यूज होता है। रेट मतलब परसेंटेज, कंट्रोल जो डेविएशन है वो परसेंटेज में होती हैं, और जो मिस स्टेटमेंट है ये अमाउंट्स में होती है। ये लिख ले कहीं, डेविएशन परसेंटेज में होगी, यानी रेट मतलब परसेंटेज, और मिस स्टेटमेंट्स अमाउंट्स में होंगी। चूंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल बाद में, इसीलिए पहले हमेशा आप देखें टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आएगा, फिर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होगा। टॉलरेबल का कंसेप्ट क्या है सुने। टॉलरेबल नाम से जाहिर है जितना काबिल बर्दाश्त हो। पहले कंसेप्चुअल डेफिनेशन सुन लें। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने क्या डिसाइड करना है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। और टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या डिसाइड करना है? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। भाई टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? ये ऐसा रेट है जो ऑडिटर डिसाइड करेगा, और फिर इसके बारे में, इस रेट के बारे में तसल्ली करेगा कि हमारी पॉपुलेशन में जो एक्चुअल रेट है डेविएशन का वो इस रेट से, टॉलरेबल रेट से ज़्यादा नहीं है, कम कम है। अगर पॉपुलेशन में एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन जो है वो इस टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से कम कम है तो ऑडिटर कहेगा सब ठीक है। और अगर जो उसका प्रोसीजर परफॉर्म करने से जो रेट ऑफ डेविएशन आता है वो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से ज़्यादा है, ऑडिटर कहेगा कोई गड़बड़ है। अगर उसका अपना प्रोजेक्टेड रेट टॉलरेबल से कम है, ओके, टॉलरेबल से ज़्यादा है, नॉट ओके। क्लियर? तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? ऐसा रेट ऑफ डेविएशन जो सेट करता है ऑडिटर। कौन करता है? सेट करता है ऑडिटर। किस लिए करता है? तसल्ली करने के लिए कि पॉपुलेशन में जो टोटल डेविएशन है वो इस रेट से ज़्यादा नहीं है, कम कम है। क्योंकि कम कम होगी तो गुड, ज़्यादा होगी तो बैड। कुछ याद तो नहीं आ रहा आपको? क्या याद आ रहा है? मटीरियलिटी याद आ रही है आपको? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, हाँ, ये कंसेप्ट उससे मिलता जुलता है बिल्कुल। इसीलिए इसकी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में उसने एंड पे लिखा हुआ है इट इज एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। वो नहीं है, उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, वो नहीं है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट 100% वही है, लेकिन फर्क है। पिक कर रहे हैं? अब सुन ले टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिटरमिन करना है। टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की बात सुन लें। क्या है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट? इट इज द अमाउंट, रेट नहीं, अब की बार रेट नहीं बोला, क्या बोला? अमाउंट सेट बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑडिटर ऑब्टेन्स एश्योरेंस।
ये वो अमाउंट है जो ऑडिटर सेट करता है और जिसके बारे में तसल्ली करता है, एश्योरेंस ऑब्टेन करता है क्या कि पॉपुलेशन में जो मिस स्टेटमेंट है वो इस लेवल से एक्सीड ना करें, ना, डू नॉट एक्सीड फ्रॉम दिस प्रीसेट लेवल, डू नॉट, ज्यादा ना हो पॉपुलेशन में, इससे ज्यादा ना हो का मतलब क्या है, कम कम हो। क्योंकि अगर जो उसकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है जो उसके लिहाज से पॉपुलेशन में वो टॉलरेबल से कम कम है तो पॉपुलेशन गुड, और अगर प्रोजेक्टेड से ज्यादा है तो प्रॉब्लम कोई गड़बड़। ये समझ आया प्रोजेक्टेड का कंसेप्ट? कुछ कुछ याद आ रहा है जहां पे भी? क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, बिल्कुल। वो कहता है ये एप्लीकेशन है, खुद अपने मुंह से मानता है, कहता है ये एप्लीकेशन है परफॉर्मेंस, लेकिन इसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं बोलना। इसीलिए आई कैप ने एक दफा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। तो जिन्होंने कंसेप्ट दोनों को लदा याद नहीं किया हुआ था वो तो उड़ गए, भाई कैश हटिए नहीं इधर, 100 रुपया भाई को इनाम दूंगा, भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन सुना दे, 100 छोड़ 200 दूंगा। रिस्क असेसमेंट किया भाई, नहीं बता सकेगा। 500 भी होता नहीं बता सकता, ये इतना बड़ा रिस्क नहीं मैंने लेना था, चाहे चांस कम था वो तो दूर की बात, ये भी नहीं पता ना, अभी तो आपको मिलना ही नहीं है कि है किधर, आपको तो यही नहीं पता चलना कि इस चैप्टर में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। याद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी थोड़ा सा याद है, एक पैराग्राफ में थी डेफिनेशन या 2 में? 2 में थी, हाँ चले कम से कम इतना तो याद है। चलिए अच्छा ये देखे सैंपल डिजाइन में हमने पर्पस और पॉपुलेशन की बात कर ली, हमने व्हाट विल बी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट की बात कर ली, हमने टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की बात कर ली। अब एक और बात भी हो जाए, जहां पे कहता है आपने टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, और क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं तो ये, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो ये बार बार बता रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। उसके साथ ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट भी असेस करना है। टॉलरेबल रेट अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो एक नहीं 2 रेट, एक टॉलरेबल एक एक्सपेक्टेड, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो एक नहीं 2 मिस स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी? एक टॉलरेबल एक एक्सपेक्टेड, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। हाँ अब ये करें, शाबाश। वो तो यहां पे लिखा नहीं, एडिशनल कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, भाईजान कह रहे हैं सर अभी तो सैम्पलिंग शुरू भी नहीं की, अभी तो डिजाइनिंग स्टेज पे है, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। सही कह रहा है, डिजाइनिंग स्टेज पे प्रोसीजर परफॉर्म तो इधर होंगे ना, अभी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर एक्सपीरियंस। एक जवाब, दूसरा जवाब भी दीजिए। और अगर पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया तो इस साल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो किए होंगे ना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले होते हैं कि बाद में? पहले होते हैं, तो उस वक्त रिस्क असेसमेंट करनी ली होगी। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? रिस्क पे। तो हमने कैसे असेस किया होगा? या तो पिछले साल एंड और या फिर रिस्क असेसमेंट स्टेज, इसी साल रिस्क असेसमेंट स्टेज पे। और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैसे डिटरमिन किया होगा? इसके 2 नहीं 3 रीजन। कौन स्टूडेंट बता सकता है? 100 रुपए इनाम क्लास के बाद। अभी वो भाई नहीं हटी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैसे डिटरमिन होता है ये मैंने आपको लिखवा, ये एडिशनल कंसेप्ट है, लिख ले अपने पास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिख लें, ये बुक में नहीं है, वैसे ही मेरा दिल किया मौज में, मैंने कहा बता देते हैं ये भी कंसेप्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैसे डिसाइड होता है? रिस्क पे। रिस्क कैसे पता चलेगा? या लास्ट ईयर के रिजल्ट्स की बेस पे या इस साल रिस्क असेसमेंट स्टेज पे। और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैसे डिटरमिन होगा? ये 2 नहीं 3 बेसिस। पहला लास्ट ईयर की बेसिस, दूसरा
इसी साल की रिस्क असेसमेंट स्टेज पे आपको पता चला होगा। तीसरे, शाबाश, तीसरा जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट्स हैं उनकी बेस पे। अच्छा ये अजीब बात है, ये अजीब बात है। क्लास के बाद 100 रुपया ले लीजिएगा, हालांकि दो भाई ने बताए थे तीसरा, लेकिन असल में यही अहम था। अच्छा ये अजीब बात, टेस्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेविएशन में हमने ये नहीं बोला था कि टेस्ट ऑफ डिटेल के रिजल्ट्स पे एक्सपेक्टेड डेट डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं हुए। ये चीज़, ये कंसेप्ट भाई बात समझ आई। अब स्टूडेंट कहने लगा सर समझ तो आ गया, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? फ़र्क सुन लीजिए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये भाईजान रोज आते हैं, असाइनमेंट भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, लेक्चर गौर से सुनते हैं, नोट भी करते रहते हैं। एक वो भाई इनके साथ बैठते हैं, आज नहीं आए, वो आज नहीं आए, छुट्टियां करते हैं, वो असाइनमेंट भी नहीं करके आते, सवाल भी नहीं पूछते, क्लास में आके मोबाइल देखते रहते हैं। दोनों पेपर देने के लिए गए ऑडिट का। ये कितने में पास होगा? नहीं, ये कितने पे पास होगा? कितने मार्क्स पे? 50। दूसरा पे 50। तो दोनों का जो आई कैप के लिए टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है दोनों का 50% ही है। लेकिन खुद बताइए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या दोनों का सेम? टॉलरेबल दोनों का सेम है, एक्सपेक्टेड सेम है क्या? क्यों सेम नहीं है? किसका ज्यादा है? जो गैर हाजिर है उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है। इसलिए ज़हन में रखिएगा, वो एक हमारा मटीरियलिटी लेवल है, एक है रिस्क। डिफरेंट मटीरियलिटी लेवल ओवरऑल हमारा हर एरिया के लिए सेम होता है, नॉर्मल ऑर्डर में भी जो 5% ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन रिस्क हर एरिया में सेम नहीं होता। उसी तरह टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ये अलग कंसेप्ट है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है। दोनों में फर्क क्लियर हुआ जी? आगे चलते हैं। आप कहता है जी सबसे पहले सैंपल डिजाइनिंग स्टेज पे सबसे पहले आपने क्या किया? पर्पस और पॉपुलेशन डिसाइड किया। फिर क्या किया? डेविएशन और मिस स्टेटमेंट डिसाइड किया। फिर क्या किया? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अब आज का समझ लीजिए आखिरी कंसेप्ट, सैम्पलिंग अप्रोच। सैम्पलिंग अप्रोच भाईजान एप्लीकेशन लिखिए। क्या लिखिए? एप्लीकेशन। कल की छुट्टी की दरखास्त लिखें, लिखना। ये भाईजान ने रजिस्टर निकाल के लिखना शुरू कर दिया। साथ वाले को मैंने कहा, उसने कहा सर अभी भाई ठहर जाना, सचमुच ना ले। उसने कहा सर अभी लीजिए। उसने लैपटॉप निकाला, उसके ऊपर टाइप कर दिया। कौन सही कर रहा है? दोनों सही कर रहे हैं। वो मशीन्स की मदद ले रहा है, ये मशीन्स की मदद नहीं ले रहा, ये अपनी ह्यूमन स्किल्स को यूज कर रहा है। वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज कर रहा है। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो सैंपलिंग करने की दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है कि आप कंप्यूटर की, मशीन्स की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, लैपटॉप की हेल्प लें, और दूसरी अप्रोच क्या है? उनकी हेल्प ना लें, ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन जजमेंट की बेस पे सैम्पलिंग करें। एक तरीका है कि आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लें। अच्छा पहला क्या? ये ऐसे टी काउंट सामने पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, ऐसे भी सिलेक्शन। एक तरीका क्या है? सारा रिकॉर्ड, सारी इनवाइसेस कंप्यूटर में फेंकी, उससे कहा रैंडमली 10 इनवाइसेस जनरेट कर दो। कंप्यूटर ने 10 इनवाइसेस जनरेट कर दी। ये भी क्या ये ठीक तरीका नहीं है? ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो सैंपलिंग की दो बड़ी अप्रोचेस हैं, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल अप्रोच कौन सी है? इन शॉर्ट कंसेप्चुअली, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की, स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प लेते हैं। उस स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको पता है कि वो कंप्यूटर के बगैर नहीं चलते। कंप्यूटर के बगैर, ये तो आपको पता नहीं, वो एवरेज के फार्मूला लिखाया जाए, स्टैट के फार्मूला याद किए आपने? बड़े बड़े फार्मूले होते थे, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। प्रैक्टिस में सॉफ्टवेयर है,
क्लिक करते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, हर चीज कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर आपने सैम्पलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टूल को यूज किया तो इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। और अगर सैम्पलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टूल को यूज नहीं किया, अपनी जजमेंट को यूज किया, इसे कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बज़ाहिर लगता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अच्छी है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है दोनों की इजाज़त है, डिपेंड करता है। अगर आप जिस फॉर्म में आर्टिकल्स कर रहे हैं उसके पास बहुत खुले पैसे हैं, वो अपने ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी देते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फर्म के साथ एफिलिएशन करवा के उनके सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, तो फिर वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ कर लें। और अगर फर्म नहीं है, सेटअप नया है, पैसे बजट कम है, तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर लें। ठीक है, काम तो जूनियर नहीं करना है ना, पार्टनर तो सिर्फ कह देना है कि भाई सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग समझ आ गया। याद रखिएगा प्लस माइनस दोनों क्या हैं, लेकिन दोनों की ही इजाजत है। कह रहा है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है? ऐसी सैम्पलिंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम। रैंडम को अंडरलाइन करें। जिंदगी में पहली दफा रैंडम का लफ्ज आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा भला? स्टैट में। रैंडम को अंडरलाइन कर लें तो इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की डेफिनेशन में ये लफ्ज लाजमी आना चाहिए। फिर इसके बाद एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू वैल्यूएट रिजल्ट, यानी आइटम को सिलेक्ट करना है रैंडमली और रिजल्ट्स को वैल्यूएट करना है प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। प्रोबेबिलिटी को भी अंडरलाइन करें और बताएं जिंदगी में पहली दफा प्रोबेबिलिटी का लफ्ज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में रैंडम का लफ्ज भी आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का भी। रैंडम कब यूज होती है टेक्निक? आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी कब यूज होती है? ये आइटम रैंडम सिलेक्शन। फिर उसके बाद अच्छा मैंने 100 में से 10 आइटम उठाई, उनमें से एक में प्रॉब्लम है, 10 में एक में प्रॉब्लम है, तो 100 में कितनी प्रॉब्लम होगी? ये प्रोबेबिलिटी, ये है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई की है, आपको खुद भी एहसास नहीं है हालांकि, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी थी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी यही होती है ना। तो ये स्टैटिस्टिकल एंड मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में सैम्पलिंग रिस्क को भी मेजर, फार्मूला होते हैं ना, और डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ये आपने पढ़ा था डेविएशन में कि रिस्क होता है, डेविएशन रिस्क। चलिए हाँ, अब ये एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे आप। जब आपको एक कंपनी का स्टॉक में रिस्क कैलकुलेट करना होगा ना, कितना रिस्की है, तो आप उसके प्रॉफिट के एवरेज को सामने रख के उसमें डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। एडवांस कंसेप्ट, आगे चलते हैं। और अगर ये हो गई स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कौन सी है? जो स्टैटिस्टिकल नहीं है, पब्लिक कंपनी, डिफाइन पब्लिक कंपनी, कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कौन सी है? विच इज नॉट ए, यानी जो ऐसे नहीं लिख देना एग्जाम में, ये लिखी हुई डेफिनेशन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बोला है। जो आइटम को सेलेक्ट करने के लिए रैंडम सिलेक्शन ना करें, रिजल्ट्स को वैल्यूएट करने के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज ना करें, वो है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अच्छा, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में जब स्टैट यूज नहीं हो रही, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज नहीं हो रही, तो क्या यूज हो रहा है? आइटर का दिमाग यूज हो रहा है। ऊपर स्टैट यूज हो रही है, इधर आइटर का दिमाग यूज, जजमेंट यूज हो रही है। बता सकते हैं स्टैटिस्टिकल के फायदे? अच्छा एक चीज, स्टैटिस्टिकल के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे या नॉन स्टैटिस्टिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, दोनों अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जो स्टैटिस्टिकल के डिसएडवांटेज है, नॉन स्टैटिस्टिकल के एडवांटेज, जो उसके एडवांटेज वो इसके डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एक ही याद करें, किसके करें? स्टैटिस्टिकल के। चलें, ये भाई बताएगा स्टैटिस्टिकल के एडवांटेजेस क्या हैं। हो जाए शुरू, जो जहन में आता है। बस स्टैटिस्टिकल एक चीज जहन में रखनी है, इसमें कंप्यूटर इस्तेमाल होंगे। टाइम सेविंग, शाबाश। एरर कम है, शाबाश। ह्यूमन बायस, न्यूट्रल है, ह्यूमन बायस नहीं है, शाबाश। लार्ज पॉपुलेशन में यही काम करेगा। हम तो हाथ जोड़ देते हैं, लार्ज पॉपुलेशन देखिए हमसे ना हो पाएगा, कंप्यूटर कहता है मैं कर लूंगा। और चले, ये डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट एक नहीं, दो नहीं, 3-4 तरह की कॉस्ट। सबसे पहले हार्डवेयर की कॉस्ट, फिर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट करके लैपटॉप दे भी देता जूनियर को, वो फिर उसमें गेम खेलना शुरू हो जाता है।
तो उसकी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। उसे पूछे भाई क्यों तुझे लैपटॉप दिया था प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करने, स्टैटिस्टिकल से ये क्या कर रहे हो? सर करने नहीं आता मुझे स्टैटिस्टिकल थ्योरी, तो मुझे जो यूट्यूब वीडियो देखनी आती है वो कर रहा हूँ, फेसबुक पोस्ट करनी आती है वो कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, इसकी भी कॉस्ट है, ठीक है। और फिर इसे डिफेंड करना मुश्किल होता है थोड़ा, इसे जस्टिफाई, यानी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में रिव्यू में इसको डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपको समझना है पॉइंट, सुन लें फिर। और इसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका लेक्चर खत्म। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ हमने डिस्कस कर लिया, एक दो का रह गया होगा, पढ़ेंगे समझ आ जाएगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक कंसेप्ट प्रैक्टिस में आपके काम आ जाए। प्रैक्टिस में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बताइए कौन सी बेहतर है? गैस कीजिए कौन सी ज्यादा यूज होती है? स्टैटिस्टिकल। गलत, नॉन स्टैटिस्टिकल। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस में स्टार्ट होना कहता है ये कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेरी जजमेंट को, मेरे एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। इसीलिए ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पे डिसीजन करना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंदर डर है कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें, हालांकि नहीं कर सकती है, तो जो भी जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो जाए है तो आर्टिफिशियल ही है, तो रिप्ले, लेकिन फिर भी ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करना, अपनी जजमेंट को अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब अंदर खाते की स्टेटमेंट आपको देता हूँ, जो असल बात है वो क्या भला। अगर हम कंप्यूटर के जरिए उसे कहें ना कि ये सैंपल और सेलेक्ट करो रैंडम, वो सैंपल सेलेक्ट करता है ना, वो सारा रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये सैंपल। अब उसको हम दाएं बाएं नहीं कर सकते। अगर किसी में मसला है ना, तो फिर हमें उसको डिग डाउन करके डिटेल में प्रोसीजर परफॉर्म करके उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हमने नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की हो ना, उसमें अपनी जजमेंट की बेस पे कहीं पे मसला आया ना, वो क्या करते थे, हम उस पर्ची मसला बंद करके दोबारा अगला सैंपल। किसने पूछा क्या सर रैंडम सिलेक्शन है जजमेंट के बेस पे? उन्होंने कहा कोई रिकॉर्ड है? नहीं सर रिकॉर्ड नहीं है, ये तो स्टैटिस्टिकल में होता है, यानी ओरिजिनल सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट्स हम इसमें भी करते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस में ज़्यादा कौन सा यूज होता है सैम्पलिंग? नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल नहीं, पैसे कौन लगाएगा, नहीं फर्म लगाती, पैसे इतने होते ही नहीं है बेचारों के पास, ठीक है जी, नहीं होते इतने, जूनियर्स के लिए नहीं होते भाई। ये स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग समझ आ गई। और ये अगले सफ़े पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी समझ आ गया। ये उम्मीद है पढ़ेंगे, इनमें से ज़्यादातर तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई रह गया तो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगा लें कि यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। कल बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने जा रहे हैं, और आज जो हमने पढ़ा है ना, इसमें आईकैप रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करता है। कल जो सैम्पल डिज़ाइन में सैम्पल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आईकैप केस स्टडी, और ये बात मैं नहीं, ये आपको बुक और पास्ट पेपर फैसला करेंगे इस चीज़ का, ये बात ठीक है कि गलत। तो कल के लेक्चर में आपने छुट्टी नहीं करनी, वैसे तो आज भी नहीं किया आपने, जो आज आ गया इसका मतलब वो किसी भी दिन आ सकता है, जो आज आ गया, आज से ज़्यादा क्या उम्मीद है, इससे ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं होगी ना, उम्मीद है। चलिए जी, असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।